हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया एंड चाइना के ऊपर बात करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंडिया और बांग्लादेश में किया था बात, और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के बारे में। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में कहाँ आता है, ये हमारे सिलेबस में GS2 की 17 यूनिट इंडिया एंड इट्स नेबर रिलेशन में आता है। ओके, तो इसके PYQ क्वेश्चन PYQ देखते हैं। तो गाइज इसमें PYQ ना बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं, मतलब 12 से 15 तक इसके जो क्वेश्चन में बहुत पूछे हुए हैं। इसमें मैंने 1984 से लेके 2021 तक जितने क्वेश्चन पूछे वो मैंने सब डाला है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ इससे क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन रिपीट बात, जैसे 2011 में स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी के बारे में पूछा था, वही सेम क्वेश्चन उसने 2013 में रिपीट कर दिया स्ट्रिंग ऑफ पल्स के बारे में। ठीक है, और उसके जो क्वेश्चन है ना, इंडिया और चाइना के रिलेशन में जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। ये तो आ रहे हैं या तो इकोनॉमिक के रिलेशन से संबंधित आ रहे हैं, जैसे ये 2009 में आर्थिक सहयोग के बारे में बात किया था, और 2017 में फिर आर्थिक संबंधों के बारे में बात किया था। ठीक है, या तो इसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो वर्तमान में इंडिया और चाइना के रिलेशन में कौन कौन से मुद्दे विद्यमान हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है ना। और या तो आ रहा है इसकी जो जो थ्योरी चल रही है, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी चल रही है, या तो साउथ चाइना सी के ऊपर कोई मुद्दा चल रहा हो तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन है 4-5 एरिया में आ रहे हैं, तो आप इसके अनुसार अपने नोट्स बनाइएगा और अपडेट करते रहिएगा करंट अफेयर से। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी नोट मेकिंग कैसे की जाएगी। तो इसकी नोट मेकिंग कैसे की जाएगी, तो सबसे पहले हम इसके ऐतिहासिक संबंध के ऊपर बात करेंगे। क्या ऐतिहासिक संबंध कैसा था, जैसे कहते थे ना कि पहले हिंदू और मतलब हिंदू और चाइना भाई भाई रहते थे, हाँ, हिंदी चाइना भाई भाई, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद फिर इसका द्विपक्षीय संबंध बायलेटरल कैसे है इसके संबंध। उसके बाद इसके सहयोग क्षेत्र। अब सहयोग क्षेत्र में हम सबसे पहले इसके व्यापार संबंध बात करेंगे। व्यापार संबंध में इंडिया की जो पॉलिसी होती है लुक ईस्ट पॉलिसी, इसके तहत इसके अंदर व्यापार किया जाता है, लेकिन ये अभी ये चेंज होकर कौन सी बन गई है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब इंडिया और चाइना का रिलेशन, मतलब इसमें AIIB जो एशिया इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक है, ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, इन सब का सदस्य है। इन सब का सदस्य मतलब ये अर्थव्यवस्था के ऊपर जितनी संस्था है, ये अर्थव्यवस्था के ऊपर काम करती है, मतलब किसी संस्था को ऋण देने का कार्य करती है किसी भी देश को। तो इन इन दोनों का समर्थन कौन करता है, इंडिया और चाइना। अब इसके बहुपक्षीय सहयोग की बात करते हैं, तो बहुपक्षीय सहयोग में वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, IMF हो गया, ये लोकतांत्रिक संस्था हो गई। अब ये लोकतांत्रिक संस्था हो गई तो इनका भी समर्थन कौन कर रहा है, इंडिया और चाइना। हाँ, अब पर्यावरण मुद्दों पर भी इन दोनों का कोऑर्डिनेशन समान रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं सांस्कृतिक संबंध। तो सांस्कृतिक संबंध में इंडिया में जो हेनान प्रांत है, हेनान प्रांत में इंडिया ने बहुत मंदिरों का निर्माण करवाया हुआ है। अब शिक्षा के संबंध में बात करते हैं, तो शिक्षा के संबंध में 2006 में इंडिया और चाइना ने शिक्षा विनिमय कार्यक्रम EEP पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे क्या करता था, वहाँ के चाइना के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता था। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो होते हैं कि भारत चीन से संबंधित कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो जो विद्यमान है। तो इसको मैंने सेक्टर वाइज डिवाइड कर दिया है। जैसे पहले अपन देखते हैं कि सीमा विवाद। सीमा विवाद में कौन कौन सा आ जाएगा, तो LAC आ जाएगा, LAC के ऊपर फिर गलवान वैली, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इससे हम आगे डिटेल में करते हैं कि कौन कौन से इसके निपटान तंत्र भी हो सकते हैं। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो NSG, मतलब जो मुद्दे हैं वो कौन सा मुद्दा है कि जो चाइना है वो इंडिया को NSG का सदस्य बनने से हमेशा रोकते आया है ना। इसके बाद फिर बात करते हैं नदी जल विवाद। तो नदी जल विवाद में ब्रह्मपुत्र नदी जल का बंटवारे के ऊपर बात करते हैं ना। होता क्या है, ये निकलती है कहाँ से, तिब्बत से। तो तिब्बत से निकलती है, तो चाइना है, चाइना हमेशा वहाँ पे बांध, ब्रह्मपुत्र नदी में बांध बना देता है। बांध बना देता है तो उससे जब जो पानी है वो अरुणाचल प्रदेश में जितनी कैपेसिटी में आने चाहिए उतनी कैपेसिटी में पानी आता नहीं है, जिससे वहाँ पानी की कमी हो जाती है ना। तो एक ये विवाद चल रहा है। उसके बाद वन बेल्ट वन रोड और CPEC के ऊपर विवाद चल रहे हैं, तो इसको भी हम आगे डिटेल में देखते हैं, जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पल्स, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे भी हम आगे देखते हैं कैसे क्या करना है ना। इसके बाद हम बात करते हैं व्यापार असंतुलन की। तो व्यापार असंतुलन में इन दोनों के बीच है वो अभी तो कितने का चल रहा है, ट्रेड डेफिसिट 55 से 60 बिलियन डॉलर का चल रहा है। फिर दलाई लामा का, दलाई लामा में हमेशा चाइना बोलता है कि इंडिया ने इनको अपना शरण दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर ही बात करते हैं अपन आगे। इसके बाद बात करेंगे अपन स्टेपल वीज़ा। तो स्टेपल वीज़ा मतलब चीन हमेशा अपनी दोहरी वीज़ा नीति चलाता है। चीन हमेशा अपनी दोहरी वीज़ा चलाता है। जैसे नॉर्मल क्या होता है कि किसी कंट्री में अपने को जाने के लिए वहाँ पे पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे नॉर्मल अपन वीज़ा कहलाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब मतलब जैसे नॉर्मल वीज़ा हो गया, ठीक है, वीज़ा के अतिरिक्त आपको एक डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है,
डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है कि हाँ यहाँ से, जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह, तिब्बत, यहाँ लद्दाख, यहाँ के लोगों को चाइना हमेशा स्टेपल वीज़ा देता है। जब वो लोग चाइना पे आते हैं उनको ये लगता है कि ये हमारे एरिया से आ रहे हैं, ठीक है। तो एक ये वाला हो गया। इसके बाद भूटान और नेपाल, भूटान और नेपाल में डोकलाम विवाद के ऊपर जो मुद्दे चलते रहते हैं उसके ऊपर विवाद। अब देखते हैं कि इसमें वर्तमान में गतिरोध के कौन कौन से कारण है। तो वर्तमान में गतिरोध के ये कारण है, जैसे LAC में जो संलग्न क्षेत्र में अवसंरचना का विकास हो रहा है। फिर जम्मू कश्मीर का जब पुनर्गठन हुआ था, आर्टिकल 370 हटा था, तो लद्दाख के क्षेत्रों को जब केंद्र शासित में परिवर्तित किया गया था तब भी उसने अपना मुद्दा उठाया था। अभी हाल ही में देख रहे हैं कि इंडिया और USA के रिलेशन में मित्रता बढ़ती जा रही है, इससे भी चाइना को प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे संबंधित जो गतिरोध हो रहा है, ठीक है। फिर कोविड-19 के समय भी अपन ने देख चुके हैं, है ना। और फिर जो चीन की आक्रामकता पॉलिसी चल रही है, जैसे हांगकांग में, साउथ चाइना सी में, ताइवान में, तो इससे भी गतिरोध बढ़ते जा रहा है ना। तो हम अब देखते हैं सीमा विवाद से क्या क्या कारण है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2022 में अभी भी जो 2022 में अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई थी वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर और यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर के बीच, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनकी हिस्ट्री के ऊपर मैंने बात कर दिया कि 1993 में इन लोगों ने समझौता कर रहे हुए थे शांति पे, तो इसको पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि भारत और चीन में जो संघर्ष का क्षेत्र है वो कौन कौन सा क्षेत्र है। तो इस 3 क्षेत्र हो जाते हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। अब पश्चिमी क्षेत्र में क्या क्या हो जाता है हम इसको मैप के द्वारा देखते हैं। तो देखिए, जैसे पश्चिमी क्षेत्र में अक्साई चीन वाला क्षेत्र आ गया। अक्साई चीन में दौलत बेग ओल्डी में हो गया, मतलब लद्दाख वाले एरिया में जो पेंगोंग लेक है वहाँ पे, हाँ। इसके मध्यवर्ती क्षेत्र की बात करते हैं तो मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन, सिक्किम आ जाता है। सिक्किम में चुम्पी घाटी और नाथुला दर्रा, ये जो विवाद है जैसे यहाँ पर डोकलाम वाला हुआ था, ठीक है। अब इसका पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो पूर्वी क्षेत्र में तवांग हो गया, कामेंग हो गया। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अरुणाचल की जो बाउंड्री, अरुणाचल और तिब्बत की बाउंड्री में चाइना यहाँ पे अपने मकान बनाते जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी एरिया हो गया। तो 3 क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब हमेशा जैसे संघर्ष के क्षेत्र पूछेगा तो आप हमेशा 3 क्षेत्र बताइएगा, पश्चिमी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। उसके बाद उसके ये वाले क्षेत्र को, जो सब क्षेत्र हैं उनको, उसको बता दीजिएगा, ओके। अब जो क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया था आपको कि जो क्वेश्चन है वो 3-4 एरिया में पूछता है। तो मैंने सब यहाँ पे एक एरिया लिया हुआ है, कौन सा, आर्थिक संबंध। भारत और चीन का आर्थिक संबंध क्या है। यदि आपके ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप इसे कैसे लिखेंगे, तो हम उसे देखते हैं, ठीक है। जैसे इसका यदि आ गया आर्थिक संबंध में, तो इसका इंट्रो में क्या लिखना है कि भारत चीन आर्थिक संबंध दोनों देशों के बीच सामरिक और एक सहयोगात्मक एक महत्वपूर्ण तत्व है। हालांकि भारत की चीन पर निर्भरता अधिक है जो भारत के हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो इसका होगा इंट्रो अपना 50 वर्ड में। इसके बाद अपन मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं। यदि क्वेश्चन में उसने पूछा है कि चीन पर भारत की निर्भरता के क्या कारण है, तो हमको ये वाले पॉइंट लिखना है। और इसी के साथ पूछ दिया है कि इसकी निर्भरता को कैसे कम किया जा सकता है। तो निर्भरता को कैसे कम किया जा सकता है, तो इस प्रकार से कम किया जाता है जो सरकार के द्वारा उठाए गए हुए हैं, ठीक है। ये हो गया। ये तो क्वेश्चन में पूछेगा कि चीन पर भारत की निर्भरता के क्या कारण है और उसके घरेलू उद्योग पर क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, तो उसके कारण फिर ये हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके इसमें या तो 150 वर्ड का आएगा, तो 150 वर्ड में आएगा तो या तो आपको ये वाला टॉपिक देगा और उसके साथ ये समाधान पूछ लेगा। अब यदि 250 वर्ड में आ गया तो यह दे देगा, ये दे देगा, या तो फिर ये देगा, फिर तीनों में साथ पे एक चीज़ दे देगा, ठीक है। उसको फिर बोलेगा कि यार वे फॉरवर्ड लिख के आंसर ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पॉइंट अपन देख लेते हैं। जैसे यदि उसने चीन पर भारत की निर्भरता के कारण क्या था, तो मैंने यहाँ पे कारण लिखा हुआ, तो आप इसे एक बार देख लेना कि ये कारण है कि यार चीन में व्यापार और FDI की एक उदारीकृत व्यवस्था हो गई। फिर चीनी वस्तुएँ जो हो गई घरेलू उत्पादों की तुलना में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद भारत में चीनी उत्पादों को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। जैसे सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक योजना भी चलाई है, PLI स्कीम, ठीक है। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके बाद FDI नीति में बदलाव किया गया है। फिर चीन ने आयातित वस्तु पर डंपिंग रोधी शुल्क को वसूला जा रहा है। होता क्या है कि चाइना में जो प्रोडक्शन होता है, जैसे मान लो चाइना में चाइना में यदि कोई सामान आपको 10 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, तो वो इंडिया में उसको 5 रुपये में बेचेगा, मतलब 5 रुपये में बेचेगा। इतना सस्ता बेचेगा कि ये जो 5 रुपये का जो सामान है वो इंडिया में इतना प्रचलन में आ जाएगी कि लोग इसी लेंगे, मतलब इसी कहते हैं अपना डंपिंग रोधी, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अब चीन से आयातित जितनी भी वस्तुएं हैं उस पर डंपिंग रोधी वसूल रही है, ठीक है। फिर अन्य व्यापारिक भागीदारों के साथ मुफ्त व्यापार समझौता, मतलब FTA का उपयोग किया जा रहा है। फिर लुक ईस्ट पॉलिसी की जगह पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर बल दिया जा रहा है।
फिर सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर जो है चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध कर दिया गया। अभी हाल ही में अपने देखे होगा कि बहुत सारे ऐप को प्रतिबंध किया गया हुआ है। अब देखते हैं कि चीन द्वारा जो उत्पादित है या फिर आयातित वस्तु का जो भारत के घरेलू जो उद्योग है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें ये प्रभाव पड़ता है कि यार जो चीनी उत्पादों का जो प्रभुत्व है मुख्यतः खुदरा क्षेत्रों में ज़्यादा है, जिससे होता क्या है खुदरा क्षेत्रों में ज़्यादा है, जिससे अपने जो छोटे सेक्टर होते हैं जैसे एमएसएमई वगैरह हो गए इनको बहुत बुरा प्रभाव पड़ता हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम व्यापार संतुलन आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को बढ़ाता है, जैसे कोविड के टाइम में देख लिया अपन ने। फिर खराब गुणवत्ता वाले चीनी उत्पादों का मानव स्वास्थ्य पर और इनके स्थानीय पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो ये इसको क्या उसके उद्योगों पर प्रभाव। ठीक है, अब इसका वे फॉरवर्ड कैसे लिख सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड में क्या लिखना है अपने को, प्रयास ही लिखना है, कौन कौन से प्रयास उठाए गए। तो सबसे पहले इसमें बताएंगे अपन कि चीन आयात को धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। चीनी आयात को धीरे धीरे समाप्त करना है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देने की जरूरत है। फिर रणनीतिक आर्थिक संवाद मंचों का उपयोग करना है। फिर सुरक्षा गोपनीयता के संरक्षण बीच बेहतर संतुलन को बनाए रखना है। फिर स्टार्टअप को पर्याप्त मात्रा में वित्त पोषण करना है ताकि वो अपना क्षेत्र बढ़ा सकें। फिर आर्थिक पैरा डिप्लोमेसी को बढ़ावा देना चाहिए। अब आर्थिक पैरा डिप्लोमेसी क्या होती है, मतलब होता क्या है कि राज्यों को चीनी प्रांतों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक स्वायत्त देने की आवश्यकता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आप कंक्लूजन कैसे निपटा सकते हैं। तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लंबी अवधि में चीन ने आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए भारत को आत्मनिर्भर भारत की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही अन्य एशियाई शक्तियों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने चाहिए और अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव कंक्लूजन हो गया है। तो ये आपका यदि क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आता है कि भारत चाइना के बीच आर्थिक संबंध क्या है, तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते थे। अब यदि क्वेश्चन आपसे आता है कि वन बेल्ट वन रोड या फिर सीपैक या फिर स्ट्रिंग पॉलिसी में आएगा, तो आप उसे कैसे लिखेंगे। तो आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखना है। वीडियो को आप यहीं पर रोकिए, एक पेन पकड़िए, एक कागज़ और एक पेन लीजिए और आप सोचिए कि आप आंसर, यदि आपके मतलब क्वेश्चन आपके पास आता है कि इंडिया चाइना रिलेशन में आपको वन बेल्ट वन रोड के बारे में, फिशिंग पॉलिसी के बारे में, तो आप क्या क्या पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे हैं और आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, है ना। तो आप इसे ट्राई करिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। अब यदि क्वेश्चन आए ये वन बेल्ट वन रोड के बारे में, तो इसका मैंने शॉर्ट में माइंड मैप बनाया था। तो माइंड मैप कैसे बनाया था कि चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू देखे जाए तो यार ये सिल्क रोड, मैरीटाइम सिल्क रोड की स्थापना करना चाहता है, इंटरनेशनल ट्रेड को कनेक्ट करना चाहता है। अब कहाँ से कनेक्ट करेगा, एशिया से, अफ्रीका से और यूरोप से, है ना। क्या होगा इससे आर्थिक वितरण बढ़ेगा, फिर राजनीतिक स्थिरता आएगी और मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर का विकास करेगा, है ना। अब यदि इंडिया इसमें ज्वाइन करता है तो उसको क्या क्या एडवांटेज है, मतलब क्षेत्रीय परिवहन बढ़ेगा, ऊर्जा सुरक्षा सहयोग होगा, ब्लू इकोनॉमी में वृद्धि होगी, वित्तीय पूंजी और प्रौद्योगिकी का विकास होगा, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी इसकी। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या हो गया, तो यह मुख्य रूप से व्यापक भू राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित है, इसलिए इसको वो नहीं करना चाहिए, ज्वाइन नहीं करना चाहिए। फिर सिक्योरिटी थ्रेट का डर होता है, सुरक्षा का खतरा होता है, फिर एक विपक्षी विचार भी है ये, है ना। अब इंडिया ने इसका रिस्पॉन्स क्या दिया हुआ है ना। तो इन्हें शामिल होने से पहले इनकार कर दिया था और कुछ इनिशिएटिव लिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट मौसम चला रहा है, सागरमाला परियोजना, चाबहार पोर्ट हो गया, फिर नवल पोर्ट हो गया, नवल पोर्ट का मेडागास्कर और मॉरिशस में बना रहा है। फिर कालादान प्रोजेक्ट हो गया जिससे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का काम करेगा, है ना। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट चला रहा है ना। और उसके बाद फिर ये वाला भी था, आप एक बार देख लीजिएगा इन्हें कि कौन कौन से म्यूचुअल्स है दोनों में, जैसे सीमा प्रबंधन से जुड़े समझौतों पर सख्ती से पालन करना, फिर LIC पर पूरा सम्मान करना। तो ये इसके पॉइंट हो गए। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको लिखने, जैसे OBR के बारे में या फिर सीपैक के बारे में लिखना है। आप इसको कोई भी क्वेश्चन हो, आप एक पेज पकड़िएगा और एक कॉपी लिखिएगा, आप उससे जो भी चीज़ आपको याद आ रही है आप उसको लिखने का ट्राई करिएगा। ठीक है, ओके गाइस, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। यदि कोई भी डाउट होगा तो उसको आप कमेंट के थ्रू बताइएगा। ओके, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।